Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the seventh lecture in the lecture series of Ecology and Environment, in which we are going to talk about the mangroves. What are the mangroves? Are they the herbs, shrubs, or the trees? What are the harsh ecological conditions in which they can survive? And the ecological adaptation which are responsible for their survival in really harsh conditions. But before starting the lecture, I want to ask you some questions. What is blue and green carbon? What does the different colored water footprint represents? What is carbon footprint and the carbon handprint? What is the greenhouse equivalent? If you don't know the answer of these questions, then please refer to my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubts and you want PDF of my lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is the Education at Your Doorstep. Let's start the lecture knowing about the mangroves. What are the mangroves? Guys, mangroves ना तो herbs हैं, ना ही shrubs और ना ही trees. They are basically the group of species that are present in the tropical or the subtropical marine ecosystem, and they are present in the littoral zone of that river system. Guys, basically किसी भी रिवर, लेक, पॉन्ड, सी या फिर ओशन का वो पार्ट जहाँ पर सन की रेज की पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है, जहाँ पर न्यूट्रिएंट लेवल अच्छा है, वहाँ पर कंडीशंस जितनी भी हार्श हो सकती हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ द लेक बेसिकली अपर पार्ट जहाँ पर सनरेज अच्छे से पेनिट्रेट हो पा रही हैं, उन्हें बोला जाता है लिटोरल जोन. हमारे मैंग्रोव्स हमेशा मेराइन इकोसिस्टम में ही प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग. अभी रीजन जहाँ पर ये प्रेजेंट है वो है ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन, दैट इज फ्रॉम 39 डिग्री नॉर्थ टू 39 डिग्री साउथ. गाइस, हम लोग ऑलरेडी इस बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक होता है ट्रॉपिकल रीजन. एंड क्योंकि यहाँ पर सन रेज अबंडेंस में होती हैं, वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी मिलती है. इसीलिए मैंग्रोव्स भी हमारे ऐसे ही एरिया में प्रेजेंट है जहाँ पर वाटर लॉगिंग है, सन की रेज अच्छे से आती हैं, एंड उस पार्ट को बेसिकली बोला जाता है लिटोरल जोन. सो हमने क्या पढ़ा कि ग्रुप ऑफ द ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स that are present in the littoral zone in the subtropical and the tropical region are known as the mangroves. गाइज, हम लोग मैंग्रोव्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. कैन यू सी कैसे ये किसी भी हमारी वाटर बॉडी की साइड पर प्रेजेंट हो सकते हैं जो काफ़ी गहरी हो, एंड वहाँ के अपर पार्ट में जो सन रेज की पेनिट्रेशन है वो बहुत अच्छी हो, एंड ऑल्सो वहाँ पर न्यूट्रिएंट ट्रैप भी अच्छा होना चाहिए. गाइज, हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है कैसे न्यूट्रिएंट ट्रैप एस्चुरीज में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड वहाँ पर हमारे मैंग्रोव्स बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कि ऐसी कौन सी इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जहाँ पर हमारे मैंग्रोव्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड. आखिर इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होता क्या है? It is basically the amount of the harsh conditions in which the vegetation can survive. Basically, ecological amplitude बता रहा है वो रेंज कितनी हद तक कोई भी वेजिटेशन हार्श कंडीशंस को सहन कर सकती है, एंड हमारे मैंग्रोव्स का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड बहुत बहुत ज़्यादा है. गाइज, जितनी भी हार्श कंडीशंस हम लोग सोच सकते हैं किसी भी प्लांट के लिए, वेजिटेशन के लिए, हमारे मैंग्रोव्स उससे भी ज़्यादा हार्श कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब पानी में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो. गाइस, सैलिनिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट नहीं होता, उसका मतलब होता है कोई भी अदर सॉल्यूट, जैसे कि हमारे सैंड सेडिमेंट्स हों, रॉक्स हों, पेबल्स हों, या फिर सॉल्ट हो, जिसे कि हम लोग पार्ट्स पर 1000 में मेज़र करते हैं. उसमें जब बहुत ज़्यादा हाई सैलिनिटी हो, वहाँ पर भी हमारे मैंग्रोव्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. अभी ऑब्वियस है, अगर ये सीज एंड ओशंस में मिलेंगे तो वहाँ पर टाइडल करंट्स होंगे. टाइडल करंट्स क्यों होते हैं? बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, मून और सन की. तो यहाँ पर भी हमारे मैंग्रोव्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. अभी ओशियंस में होंगे ओशियनिक करंट्स जो बहुत तेजी से हमारे मैंग्रोव्स को हिट करेंगे, जो भी वहाँ पर हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं. अगर हम लोग नॉर्मली देखें, अगर यहाँ पर फ्लड आ जाए जहाँ पर आप रह रहे हैं,
तो सारे ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हमारे मैंग्रोव्स का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड इतना हाई है कि वो इतने हार्श इकोलॉजिकल कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इतने ज़्यादा हाई ओशनिक करंट्स में भी वो आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं। गाइज अभी हम लोग फिजियोलॉजिकल ड्राई कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। गाइज एक होती है फिजिकली ड्राई कंडीशंस एंड एक होती है फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन। फिजिकल ड्राई कंडीशन बेसिकली उसे बोला जाता है जब वाटर है ही नहीं, एंड फिजियोलॉजिकल तब बोला जाता है जब वहां पर वाटर तो है लेकिन हमारे प्लांट्स, वेजिटेशन उसे किसी रीजन के कारण यूज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव्स के केस में क्या है, हमारा सोल्यूट का लेवल हमारे वाटर में बहुत ज्यादा है। सोल्यूट का मतलब बेसिकली कोई और चीज अदर देन द वाटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैंग्रोव्स बहुत ही ज्यादा फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ जहां पर वाटर हो लेकिन हमारी वेजिटेशन उसे यूज ना कर पाए, उसे बेसिकली बोला जाता है फिजियोलॉजिकली हार्श कंडीशंस। अभी जैसा कि हमने देखा कि वहां पर पानी का जमाव बहुत ज्यादा होगा, इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल में, वहां के एरिया में वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होगी। एंड हमने ऑलरेडी इस चीज के बारे में पढ़ा है कि जितनी ज्यादा सॉइल हाइड्रेशन होगी उतनी ही कम हमारी सॉइल एरेशन होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सैंड में बेसिकली जो हवा का कंटेंट है, एयर कंटेंट है, ऑक्सीजन कंटेंट है, वो बहुत ज्यादा कम होगा। इसकी वजह से बेसिकली हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई भी मैंग्रोव डेड होकर मिट्टी में मिल जाता है तो उसका डिकम्पोजिशन बहुत कम होगा, रूट्स के पास ऑक्सीजन कम होगी, लेकिन हमारे मैंग्रोव्स ऐसी हार्श कंडीशंस में भी आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं। अभी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चले। गाइस जैसा कि हमने देखा है कि जब हमारे लोकल एरिया में भी बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, कुछ पेड़ ही गिर जाते हैं एंड पूरी वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन हमारे मैंग्रोव्स इस कंडीशन में भी आराम से एग्जिस्ट कर जाते हैं। गाइस हम लोग इतनी हार्श कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इन कंडीशंस में कैसे एग्जिस्ट कर पाते हैं हम लोग इन चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द हाई टेम्परेचर, जैसा कि आपको पता है कि गाइस ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर सनरेज बेसिकली वर्टिकली फॉल करती हैं, तो ऑब्वियसली इस रीजन का टेम्परेचर ज़्यादा होना बनता ही है। एंड मैंग्रोव्स जैसा कि हमने पढ़ा कि सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन में है तो वो हाई टेम्परेचर को भी आराम से अडेप्ट कर पाती हैं। अभी हम लोग वाटर लॉगिंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सैंड में, सॉइल में पानी का जमाव बहुत ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ के न्यूट्रिएंट्स कुछ तो वॉश अवे हो जाएंगे एंड ऑक्सीजन कंटेंट भी सॉइल में बहुत कम होगा, जिसकी वजह से रूट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पानी लेने के लिए एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस को कैप्चर करने के लिए। नाउ कमिंग टू द इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस, गाइस हमने बहुत सारी ऐसी इकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में देखा जिनमें हमारे मैंग्रोव्स रह सकते हैं। दे वर रियली हार्श। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी हार्श कंडीशन में कोई भी प्लांट, इवन छोटी छोटी ग्रासेस भी ग्रो कर पाती हैं, लेकिन हमारे मैंग्रोव्स इतनी हार्श कंडीशंस में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो ऑब्वियसली उनके पास ऐसे कुछ खास फीचर्स होते होंगे जिनकी वजह से वो उन हार्श कंडीशंस को आराम से अडेप्ट कर पाते हैं। तो अभी हम लोग उन्हीं इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में जानने वाले हैं जिनकी वजह से हमारे मैंग्रोव्स इतनी ज़्यादा हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। गाइस द फर्स्ट टर्म इज न्यूमेटोफोर्स। इसको न्यूमेटोफोर्स नहीं बोलेंगे, पी इज साइलेंट एंड दिस इज न्यूमेटोफोर्स। देन इज द न्यूमेटोथोर्स, then is the vivipary and last is the xerophytic conditions. Guys, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे मैंग्रोव्स की रूट नीचे ना जाकर ऊपर की तरफ आ रही हैं एंड इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। एंड न्यूमेटोफोर्स पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है न्यूमेटोथोर्स। Now we are going to talk about the pneumatophores and the pneumatothores। आखिर ये होते क्या हैं एंड क्या है इनका यूज जिसकी वजह से हमारे मैंग्रोव्स अडेप्ट कर पा रहे हैं हार्श इकोलॉजिकल कंडीशंस को, जिसकी वजह से उसका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है बहुत ज़्यादा। गाइस जैसा कि हमने देखा कि मैंग्रोव्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर होती है वाटर लॉगिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके पास वाटर तो है लेकिन वो उसको अच्छे से ले नहीं पाते क्योंकि उसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होता है।
मतलब अगर हम लोग उसको पार्ट्स पर 1000 में मेजर करने की कोशिश करें तो वो काफी ज्यादा आता है। एंड जैसा कि हमने देखा कि अगर पानी का जमाव होगा तो सॉइल एरेशन बहुत कम होगी। वाटर लॉगिंग होने के कारण सॉइल एरेशन कम हो जाएगी एंड ऑब्वियसली हमारी जो रूट्स हैं उनको क्या चाहिए, एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो इस वजह से क्या होता है, वो ग्राउंड में जाने की बजाय ऊपर की तरफ आना शुरू करती हैं ग्राउंड से, जिसकी वजह से क्या होता है गाइस, अगर हमारी रूट्स ग्राउंड के नीचे जाएं तो उसे हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकली पॉजिटिव, क्योंकि वो अर्थ के अंदर जा रही हैं। लेकिन अगर वो बाहर की तरफ आए तो उन्हें बोला जाता है जियोलॉजिकली नेगेटिव। एंड हमारे न्यूमेटोफोर्स होते हैं जियोलॉजिकली नेगेटिव, क्योंकि गाइज अगर वाटर लॉगिंग होगी तो ऑब्वियसली सन रेज की पेनिट्रेशन कम हो जाएगी एंड वहां पर एटमॉस्फेरिक गैसेस भी कम हो जाएंगी। इस वजह से हमारी रूट्स ऊपर आना शुरू करती हैं एंड उन्हें हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकली नेगेटिव रूट्स। एंड नाउ कमिंग टू द थिंग कि गाइज अगर रूट्स नीचे की तरफ जा रही हैं तो उन्हें बेसिकली लाइट क्या मिलेगी, ऑब्वियसली कम मिलेगी। तो इसकी वजह से अभी जो हमने देखा कि रूट्स ऊपर की तरफ आ रही हैं तो क्या होगा, फोटोट्रॉपिकली हमारी जो रूट्स है वो होंगी पॉजिटिव, क्योंकि वो लाइट की तरफ आ रही हैं। गाइस जो नॉर्मल रूट्स होती हैं वो जियोलॉजिकली पॉजिटिव होती हैं एंड फोटोलिटिकली नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि वो धरती के अंदर जाती हैं एंड लाइट से भी दूर जाती हैं। लेकिन जो हमारे न्यूमेटोफोर्स हैं वो धरती से बाहर आते हैं एंड लाइट की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, उसी डायरेक्शन में वो ग्रो करते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है, हमारी रूट्स को एटमॉस्फेरिक गैसेस आराम से मिल जाती हैं एंड ऑल्सो उनमें क्या होता है कि उन्हें लाइट मिल रही है, एटमॉस्फेरिक गैसेस मिल रही हैं, तो वो अच्छे से ग्रो कर पाती हैं एंड रियली हार्श कंडीशंस में भी एग्जिस्ट कर पाती हैं। नाउ कमिंग टू द न्यूमेटोथोड्स। गाइस न्यूमेटोथोड्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारी जो मैंग्रोव्स की रूट्स हैं, न्यूमेटोफोर्स हैं, उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं सो दैट उसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस बहुत इजीली एंटर कर पाएं एंड उन्हें बोला जाता है न्यूमेटोथोड्स। तो एनएरोबिक कंडीशंस में भी हमारे मैंग्रोव्स अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि उनके पास है न्यूमेटोथोड्स, जहां से एटमॉस्फेरिक गैसेस बहुत इजीली हमारे मैंग्रोव्स की बॉडी में एंटर कर पाते हैं। सो गाइस हमने क्या पढ़ा कि जो न्यूमेटोफोर्स हैं वो क्या है, जियोट्रॉफिकली पॉजिटिव नहीं, रूट्स होती हैं हमारी जियोट्रॉपिक पॉजिटिव, लेकिन जो हमारे मैंग्रोव की रूट है, न्यूमेटोफोर्स हैं, वो क्या है, वो धरती से बाहर आती हैं तो वो है जियोट्रॉपिक नेगेटिव एंड वो लाइट की तरफ आ रही हैं तो है वो फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव। तो हमने देखा कि नॉर्मल रूट्स होती हैं जियोट्रॉपिकली पॉजिटिव एंड फोटोट्रॉपिकली नेगेटिव, लेकिन हमारी न्यूमेटोफोर्स हैं जियोट्रॉपिकली नेगेटिव एंड फोटोट्रॉपिकली पॉजिटिव। एंड हमारे न्यूमेटोथोड्स क्या थे, न्यूमेटोफोर्स में जो छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से हमारे मैंग्रोव्स रियली हार्श एंड एरोबिक कंडीशंस में भी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। नाउ कमिंग टू द विविपैरी। गाइस विविपैरी हम लोग नॉर्मल स्पीशीज के लिए भी यूज करते हैं जिनमें जो हमारा ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट की बॉडी से तब अटैच होता है जब वो ऑलरेडी ग्रो कर चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की ही बात कर लेते हैं, तो जब एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो जाता है, बेबी अच्छे से डेवलप हो जाता है, उसके सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, प्रॉपर बॉडी बन जाती है, देन इट कम्स आउट ऑफ द मदर्स बॉडी एंड दैट इज नोन एज द विविपैरी। सो ह्यूमंस आर विविपैरस मैमल्स। अभी ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं जहां पर जो ऑफस्प्रिंग है वो पहले ही ग्रो हो जाता है अपने पेरेंट्स से डिटैच होने से पहले, तो उसे बोला जाता है विविपैरी। तो अभी जो ये चीज है ये भी एक बहुत ही अच्छी इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है जिसकी वजह से हमारे मैंग्रोव्स का जो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। गाइस बेसिकली होता क्या है, मैंग्रोव्स के पेड़ों पर, हर्ब्स पर, श्रब्स पर जो भी फ्रूट्स लगते हैं, जो सीड्स लगते हैं, वो पहले ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं उस प्लांट से, हर्ब से, श्रब से टूटने से पहले। तो क्या होता है, अगर बहुत ही हाई टाइड करंट्स आएंगे, ओशियनिक करंट्स आएंगे या फिर बहुत तेज हवाएं चलेंगी तो क्या होगा, कुछ मैंग्रोव्स टूट जाएंगे एंड वो हमारे ओशियंस में, सीज में चले जाएंगे।
लेकिन गाइस बेसिकली क्या होगा, क्योंकि वो कुछ जो उस पर फ्रूट्स लगे हुए थे, सीड्स लगे हुए थे, वो वहीं पर रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा हमारा ओशियनिक करंट्स एंड टाइडल करंट्स उसको बहा कर ले जाए। तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ चीजें रह जाएंगी एंड वो दोबारा से ग्रो कर जाएंगी। तो इससे क्या होगा, हमारे मैंग्रोव्स की बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैंग्रोव की कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए। एक्सटिंक्ट होंगी लेकिन बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशंस में। लेकिन हमने ऑलरेडी इतनी हार्श कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया है जिसमें वो सरवाइव कर पाती हैं, तो इसमें हमने ऐड कर दिया विविपेरिन, जिसकी वजह से वो इसको बहुत आसानी से अडेप्ट कर पाती हैं। गाइस जैसा कि हमने देखा है कि डॉग्स में भी ऐसे ही होता है, पहले पपी अंदर बन जाता है एंड देन वो हमारे डॉग की बॉडी से बाहर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको भी हम लोग बोलेंगे विविपेरस। एंड जो हमारी स्पीशीज हैं जो बेसिकली एग्स देती हैं, जैसे कि हमारी लीजर्ड हुई, हैन हुई, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ऐसे एनिमल्स, ऐसी स्पीशीज जो अंडे दे, एग्स दे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे। गाइस नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्वेस टिश्यूज। एक्वेस मतलब वाटर। अभी गाइस हमने देखा कि जो मैंग्रोव्स की बॉडी में बेसिकली वाटर जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो सोल्यूट भी चला जाता है। एंड गाइस हमने देखा कि मैंग्रोव्स नियरली फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशंस में है, जिसका मतलब है वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे मैंग्रोव्स उसको यूज़ नहीं कर पाते। जस्ट लाइक द वे जैसे हमारे अर्थ का मोर देन 2/3 सरफेस वाटर से कवर्ड है, लेकिन फिर भी हमारे पास वाटर शॉर्टेज है, इन द सिमिलर मैनर मैंग्रोव्स के लिए भी है। वो एक ऐसी एरिया में है जहां पर वाटर लॉगिंग है, लेकिन वो उस वाटर को यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पर सॉल्यूट है। एंड गाइस आप ये सोचो कि अगर वो पानी हमारे मैंग्रोव्स में एंटर किया और ऐसा हुआ कि इवेपोरेशन रेट बहुत हाई हुआ, तो वो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन के थ्रू उनकी बॉडी से निकल जाएगा एंड दोबारा से उनके पास वाटर की स्कैर्सिटी हो जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए बेसिकली क्या होता है, हमारे मैंग्रोव्स में होते हैं एक्वेस टिश्यूज। एक्वेस टिश्यूज क्या करते हैं, वो उन वाटर को मैंग्रोव्स की बॉडी से ना जाने देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर एक बार मैंग्रोव की बॉडी में आ जाता है वो उसको बाहर नहीं जाने देते। तो इससे बेसिकली क्या होता है, हमारे जो मैंग्रोव्स हैं वो फिजियोलॉजिकल ड्राई कंडीशंस में भी एग्जिस्ट कर पाते हैं। गाइज अभी क्या होता है कि बहुत सारे सॉल्ट पार्टिकल्स भी हमारे प्लांट के अंदर चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनको बाहर आने के लिए कोई पाथ चाहिए एंड वो प्रोवाइड करते हैं हमारे एक्वेस टिश्यूज। नाउ कमिंग टू द जीरोफिटिक कंडीशंस, बेसिकली मैंग्रोव्स को बोला जाता है जीरोफाइट्स। गाइस जीरोफाइट बेसिकली होते क्या हैं, दे आर द स्पीशीज जो डेजर्ट कंडीशंस में रह पाएं। जैसा कि आपको पता है डेजर्ट में टेम्परेचर नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है, तो हमारे जो मैंग्रोव्स हैं उनके पास भी कुछ ऐसा ही है, उनके पास वाटर है लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उनमें भी कुछ ऐसे जीरोफिटिक कंडीशंस आ जाती हैं जिनके कारण वो इतनी हार्श कंडीशंस में एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो उनमें बेसिकली कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं कि अगर उनकी बॉडी में सॉल्ट चला भी गया तो उन टिश्यूज से क्या होता है, वो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड जो भी उसमें सैंड होती है, सॉल्ट होती है, उनको ड्यून्स, मतलब कि एक ग्रुप, जैसे कि ड्यून्स बेसिकली हम लोग डेजर्ट में यूज करते हैं, जहां पर अगर कोई भी हिल बनी होती है सैंड की तो उसे सैंड ड्यून बोला जाता है। ऐसे ही है हमारे मैंग्रोव्स की बॉडी में होते हैं सॉल्ट ड्यून्स एंड वो बेसिकली बाहर आ जाते हैं इस कंडीशंस के कारण। तो गाइस हमने देखा कि कैसे फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशंस में हमारे मैंग्रोव्स एग्जिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ जीरोफिटिक कंडीशंस आ जाती हैं। क्योंकि जब उनके पास वाटर कम होता है तो उनकी लीव्स थोड़ी थिक होनी शुरू हो जाती हैं, छोटी होनी शुरू हो जाती हैं, ताकि उनमें ट्रांसपिरेशन रेट बहुत डिक्रीज हो जाए एंड उनकी बॉडी में वाटर की कमी ना हो। नाउ कमिंग टू द थिंग की इम्पोर्टेंस क्या है मैंग्रोव्स की। गाइस जैसा कि हमने देखा कि ये बेसिकली ऐसे एरियाज में होते हैं जहां पर होती है वाटर लॉगिंग। तो सबसे ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है हमारे कोस्टल रीजन में, जो कि हमारे सीज एंड ओशियंस के कोस्ट पर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली अगर वहां पर पेड़ पौधे, हर्ब्स, श्रब्स प्रेजेंट होंगी तो वो हमारे कोस्टल रीजन को प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि वहां पर सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा।
क्योंकि जो हमारे मैंग्रोव्स हैं वो सॉइल को अच्छे से पकड़ कर रखने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ द मैराइन बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, कुछ ऐसी फिशेस होती हैं, टर्टल्स होती हैं जो मैंग्रोव्स में आकर एग्स ले कर देती हैं, वहां पर रख देती हैं, एंड क्या होता है कि वो आराम से वहां पर ग्रो कर पाते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं, वो ग्रो करते हैं एंड अपने मम्मा पापा को ढूंढते ढूंढते, अपने पेरेंट्स को ढूंढते ढूंढते देन वो सीज एंड ओशंस में चले जाते हैं। गाइज अगर वो जो एग्स हैं वो सीज एंड ओशंस में ही हों तो हो सकता है कि दूसरे जो एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, वो उनको खा जाएं या फिर टाइडल करंट्स के कारण वो टूट जाएं एंड जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स हैं वो उन अंडों से बाहर ही ना आ पाएं। लेकिन जैसे कि अगर वो जो स्पीशीज हैं वो मैंग्रोव्स में अपने एग्स ले करती हैं तो वो वहां पर प्रोटेक्टेड रहते हैं एंड इस वजह से क्या होता है, बेसिकली जो हमारी मैराइन बायोडाइवर्सिटी है वो भी प्रोटेक्ट होती है। नाउ कमिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ द हैबिटेट एंड द गाइज, आपने पढ़ा था कि हैबिटेट एंड अगर हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, अगर सिर्फ 1/10 भी डिस्ट्रॉय हो जाए हैबिटेट तो नियरली हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि ये कोस्टल रीजन्स को बचाते हैं हमारे मैंग्रोव्स, तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारा हैबिटेट बच जाता है जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी भी बच जाती है। नाउ गाइज, इसमें बेसिकली और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं, जैसे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। हमने ओशियनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि कैसे हमारी जो ओपन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसे हम लोग इन द फॉर्म ऑफ ब्लू कार्बन मैंग्रोव्स में, ओशियन में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो एक यूजफुल फॉर्म में यूज कर पाते हैं हम लोग। अभी मैंग्रोव्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम लोग खा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हनी प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पर गाइस ग्रीन वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है एंड ये टूरिज्म प्लेसेस भी बन जाती हैं गाइस, जहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी बार्क को हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्पसेस के लिए। इवन यहाँ पर टीक सल भी हो सकते हैं गाइस। यहाँ पर बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। इवन आप ये देखो कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रही हैं तो वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, एंड ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हमने देखा कि चाहे वो बहुत हार्श कंडीशंस में रह रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी दे रही हैं। नाउ कमिंग टू द थ्रेट्स टू द मैंग्रोव्स गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पेस्टिसाइड्स वाटर के साथ हमारे रिवर बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं, जिससे हमारा पानी बहुत पोल्यूट हो जाता है एंड मैंग्रोव्स को वहाँ पर एग्जिस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत सुनामीज आएंगी तो भी मुश्किल होगी, अर्बनाइजेशन होगी तो वहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन के कारण वहाँ पर सॉइल रहेगी ही नहीं जहाँ पर हम लोग मैंग्रोव्स उग सकें, मैंग्रोव्स ग्रो कर सकें। इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, वहाँ पर भी बेसिकली कंस्ट्रक्शन ही होती है। अगर सीवेज वेस्ट को हम लोग पानी में डाल दें तो उससे भी पानी गंदा हो जाता है। मैंग्रोव्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि यहाँ से मिलती है हनी, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका मेडिसिनल यूज़ है, इवन खाने के लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता है। और भी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके कारण गाइस बहुत ज़्यादा थ्रेट होता जा रहा है हमारे मैंग्रोव्स को। एंड आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स और लिखने हैं जिनसे आपको लगता है कि ऐसे थ्रेट हो सकते हैं हमारे मैंग्रोव्स को। गाइज अगर मैराइन पॉल्यूशन है, हमारा पानी गंदा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मैंग्रोव्स वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्लाइमेट चेंज होता है क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि ये सिर्फ सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन में ही ग्रो कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो हो सकता है कि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होने लगे, टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, एंड वो बेसिकली नहीं अलाउ कर पाएंगे हमारे मैंग्रोव्स को अच्छे से वहाँ ग्रो करने में। नाउ कमिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंग्रोव्स गाइज, जैसा कि हमने देखा कि ये बेसिकली सीज एंड ओशियंस, रिवर्स वगैरह की साइड्स पर मिलते हैं इन द लिटोरल जोन। तो ऑब्वियसली ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का, जिसके आसपास है अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, वहाँ पर ये हमारे मैंग्रोव्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बेसिकली गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, या ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मैंग्रोव्स मिलते हैं।
नाउ कमिंग टू द जो सबसे बड़ा मैंग्रोव है हमारे पूरे वर्ल्ड का, वो है सुंदरबन, जो कि है वेस्ट बंगाल में। गाइस सुंदरबन बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए फेमस है जो हम लोग, जैसे कि हुआ रॉयल बंगाल टाइगर। जैसे कि आपको पता है रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं, लेकिन हमारे मैंग्रोव्स में ये भी प्रेजेंट हैं। हमारे क्रोकोडाइल्स मिलते हैं यहाँ पर, गंगेटिक डॉल्फिन्स मिलती हैं। गाइस गंगेटिक डॉल्फिन ऑल्सो हमारा नेशनल मैराइन एनिमल भी हैं। और यहाँ पर हमारे टर्टल्स भी मिलते हैं, दैट आर द ग्रीन टर्टल्स। अभी क्वेश्चन ये है कि सुंदरबन को सुंदरबन बोला क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर पेड़ मिलते हैं जिन्हें बोला जाता है सुंदरी। तो सुंदरी से बने हमारे सुंदरबन, मतलब जिस मैंग्रोव्स में जहां पर सुंदरी प्रेजेंट है उसे बोला जाता है सुंदरबन। ये है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, ग्रीन टर्टल्स, क्रोकोडाइल एंड हमारा नेशनल मैराइन एनिमल दैट इज द गंगेटिक डॉल्फिन। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैंग्रोव्स ऑफ इंडिया। पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सुंदरबन के बारे में, उसके बाद है महानदी। गाइस जैसा कि हमें पता ही है कि रिवर्स के एजेस पे होंगे तो महानदी भी हमारा एक रिवर है, तो यहाँ पर है। कृष्णा के एजेस पर मिलेगा हमें। गुजरात है जो वो बेसिकली सीज है, वहाँ पर बहुत वाटर बॉडीज हैं, तो वहाँ पर भी हमें मिलते हैं मैंग्रोव्स ऑफ गुजरात। अभी जो हमारा गोवा है वो तो ऑब्वियसली अपने कोस्ट, अपने बीचेस के कारण बहुत फेमस है, यहाँ पर भी हमारे मैंग्रोव्स मिलते हैं। उसके बाद बेसिकली मिलते हैं कोवरी डेल्टा में। गाइज आपको ढूंढना है कि कोवरी डेल्टा है कहाँ पर। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रत्नागिरी मैंग्रोव्स। गाइज आपने रत्नागिरी का नाम सुना होगा, जो कि है महाराष्ट्र में, जहाँ के मैंगोज बहुत फेमस हैं। Guys, so that's all for today. If you enjoy my video, then do like, share and subscribe. Thank you.